हेलो। हेलो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखो, लास्ट टू क्लासेस में हमने यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम प्रूफ करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। क्या कंडीशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो एफ है अनबैलेंस फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास इक्वेशन है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, इसको और आगे ओपन करते हैं तो एफ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस ये फाइनल मोमेंटम हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम, और इसमें हमने डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू अ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी एक फोर्स आपने किसी अनबैलेंस फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई किया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस इक्वेशन को हमने तीनों स्टेप में यहाँ पर लिखा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। चेंज इन मोमेंटम को हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं। इस टाइम पीरियड को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या प्रूफ करना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जिसमें हमने इनर्शिया के तीनों रूल्स पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों रूल्स तब एप्लीकेबल होते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, इक्वल टू जीरो। हमारी कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पर रहेगी, और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर मोशन से मूव कर रही है, किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में उसी मोशन से चलती रहेगी। और थर्ड था आपका डायरेक्शन का, कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज नहीं हो सकती अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम पुट करते हैं ए फोर्स इज इक्वल टू अ जीरो। फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो ये इक्वेशन बन जाती है जीरो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो गया, जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। अब मोमेंटम होता क्या, हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम में जो मास आएगा वो m रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी आएगी वो v रहेगी। इसके बाद कंटिन्यू यहां से लिख रहे हैं। और इनिशियल मोमेंटम में जो मास आएगा वो स्मॉल m रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u के नाम से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो तीनों रूल्स हम यहाँ पर फुलफिल करेंगे, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। m से m कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू u आ गया। इसी के बेस पर तीनों रूल्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखो, हमारा ये रिलेशन क्या कहता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू अ जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब बॉडी किस पर है, रेस्ट पर। ठीक है, और अगर कोई, जब ये रिलेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या आ गई, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी किस पर है, रेस्ट पर। बॉडी किस पर है, रेस्ट पर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल, मींस वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी है। और इसी के कारण क्या बोलते हैं कि ये किसको प्रूव कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर दोनों सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम सेम रख दें, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसके डायरेक्शन की बात ना करें, तो दोनों बराबर आएंगे। अगर u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड होगी तो इस रिलेशन से v की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी।
मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, तो मतलब v किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया। और अगर v u के बराबर आ गया, इसका मतलब ये कौन सा रूल हो गया आपका, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट रूल है आपके पास कि अगर हमारे पास जो इनर्शिया है उसको अपन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये दोनों, तो ये क्या लिखा जा सकता है, v वेक्टर किसके बराबर है, u वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस हमारे पास हो गई न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आपने क्या फुलफिल किया है स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, उसी के रिलेशन से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पहला स्टेप। आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लिखा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। फिर आपका रिलेशन बन गया फोर्स मल्टीप्लाई टाइम पीरियड इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और अगर हम फाइनल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कंसिडर करते हैं तो आपके पास रिलेशन आ जाता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर फोर्स इक्वल टू जीरो है तो ही हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फुलफिल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके रिलेशन बनाते हैं कि ये कब कब फिल होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन कब आएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कब आएगा। फाइनल मोमेंटम को आपने लिखा m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम को आपने लिखा m इंटू यू। m से m कैंसिल आउट हो गया तो v इक्वल टू क्या आ गया, u। इन तीनों रिलेशन से आपको फुलफिल हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वही स्टेटमेंट की फॉर्म में हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी डेरिवेटिव को, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। वन बाय वन इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ अब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज अ नो फोर्स, अगर वहां पर कोई फोर्स नहीं है, मींस फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। देयर इज अ नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वहां पर ना ही कोई स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज हुआ है, ना ही उसके मोशन में कोई चेंज हुआ है। In other words, we can say if a force is applied, it may change a state of rest or uniform motion. और अगर कोई वहां पर फोर्स अगर अवेलेबल है तो वो उसमें चेंजेस करेगा। तो जब कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास फोर्स क्या है, इक्वल टू जीरो है आपके पास। यही रहा डेरिवेशन पूरा। F इक्वल टू डेल P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हमने क्या लिखा, माइनस एम यू अपॉन टी। अगर अप्लाइड फोर्स आपका जीरो हो जाता है, अगर अप्लाइड फोर्स आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये पूरी इक्वेशन किसके मल्टी इक्वल टू क्या आ गई, जीरो। एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को देखें तो एम वी माइनस एम यू इक्वल टू जीरो, तो ये रिलेशन आ गया आपका एम वी इक्वल टू एम यू। अगर वी यू के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही होगा। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और v और u दोनों बराबर आ जाए, इनर्शिया ऑफ मोशन भी आ जाए, बराबर है। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में अगर आप लिख देते तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आपके पास आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब वेक्टर साइन अगर लगा हुआ है और दोनों वेक्टर बराबर हैं, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोला है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब हम एक लार्जर अमाउंट का फोर्स, अमाउंट कितना है फोर्स का, लार्ज, उसको किसी बॉडी पर अगर अप्लाई करते हैं बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। देखो दो तीन बातें बोल दी मैंने। पहला बात तो जो फोर्स है वो बहुत लार्ज है, ठीक है। इस लार्ज फोर्स को अपन कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। अगर मैंने इस लार्ज फोर्स को किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाई किया, और क्या हो जाए इन दोनों से, अगर अप्लाई करने के बाद चेंज इन मोमेंटम आ जाए, चेंज इन मोमेंटम हो जाए। अब मोमेंटम होता है क्या, m इंटू वी। तो मास तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप किसको चेंज करोगे, उसकी वेलोसिटी को चेंज करोगे।
मीन्स चेंज इन मोमेंटम का मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज करना है, क्योंकि मास तो आप चेंज कर नहीं सकते किसी बॉडी का। तो चेंज इन मोमेंटम आने का मतलब है उसकी वेलोसिटी में चेंज आना। कब? जब आपने एक लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कहीं पर अप्लाई किया और वो उसमें क्या प्रोड्यूस कर दे, क्या चेंज इन मोमेंटम उसमें आ जाए, तो उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। उसको क्या कहते हैं हम? इम्पल्सिव फोर्स। इसको डिनोट करेंगे हम आई से। इसका डेली लाइफ का एक एग्जांपल देखो। जैसे आप जब क्रिकेट खेलते हैं, बॉल इस तरह से आती है, जैसे अगर हमने यहाँ पर बैट बनाए, ठीक है, बॉल की डायरेक्शन और बॉल की वेलोसिटी के बारे में बात। जैसे बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है आपके पास, ठीक है, जब बॉल इस डायरेक्शन से इस वेलोसिटी से आपके पास आती है तो ये इसका इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया। लेकिन जब आप हिट करते हो तो कितने टाइम लगता है आपको बॉल का कांटेक्ट और बैट का कांटेक्ट, वो छोटे टाइम पीरियड के लिए लगता है। लेकिन आप जो फोर्स लगाते हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है। तो उस फोर्स को लगाने के बाद आप इसकी क्या कर देते हो? डायरेक्शन चेंज कर देते हो। मतलब मास तो चेंज नहीं हुआ, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो बढ़ा दी या घटा दिया, आपने जो भी किया, आपने धीरे मारा है जोर से मारा, लेकिन इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंजेस आ गया। तो क्या हुआ ये कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आपने एक फोर्स अप्लाई किया और इसके मोमेंटम में चेंज ला दिया है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि कितना फोर्स और कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में, कितना टाइम लगा आपको इस बॉल को कांटेक्ट में रखने के लिए। मतलब इसको जब आपने हिट किया तो कितने टाइम के लिए, बहुत 0.001 मिली सेकेंड लगा होगा इसको आपको किक करने में, बस ओनली। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड का और फोर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कहलाता है आपके पास इम्पल्स। A large force acting for a short time, a large force acting for a short time to produce a finite change in a momentum. To produce a finite change in momentum is called a impulsive force. तो फाइनाइट चेंज लाने का मतलब कुछ अमाउंट में जो चेंजेस आया है उसके लिए जो फाइनाइट अमाउंट का आपने फोर्स लगाया, लार्ज अमाउंट का जो फोर्स आपने लगाया बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, वो फोर्स कहलाता है आपके पास इम्पल्सिव फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जब प्रोडक्ट ऑफ मतलब टाइम पीरियड ऑफ फोर्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आपके पास आएगी उसको कहा जाओगे इम्पल्स, उसको कहेंगे हम इम्पल्सिव फोर्स। फोर्स और टाइम पीरियड, फोर्स है आपके पास एफ, टाइम पीरियड है आपका डेल। तो इससे आप यूनिट भी बात कर सकते हैं। ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स को मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में। और टाइम की अगर बात करें तो ये होता है आपके पास सेकेंड। तो क्या हो गया? द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज ए न्यूटन इनटू अ सेकेंड। क्या बन गया आपका? न्यूटन इनटू सेकेंड। और सीरियस यूनिट की माइनस नहीं बेटा, मल्टीप्लाई है। न्यूटन इनटू सेकेंड, ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, कंफ्यूज ना हो। जैसे दोनों क्वांटिटीज है वो माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास सीजीएस यूनिट इन है। अब सीजीएस में हम न्यूटन को तो क्या बोलते हैं? डायन। तो न्यूटन को हमने डायन बोल दिया। टाइम को हम क्या लिखते हैं? सेकंड। तो ये आपने इसको सेकंड बना दिया। तो सीजीएस यूनिट क्या बन गया आपके? डायन इनटू सेकंड। वो माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ लिखने का तरीका है, ये सब मल्टीप्लाई में है तो डैश करके लिखा गया है। जैसे अपन कहीं लिखते हैं ना एम, फिर डैश वी, फिर डैश सी, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज हैं लेकिन एक साथ ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड तो हो गई आपके पास कौन सी यूनिट? आपकी एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर? डायन इंटू सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे पॉइंट पर, कुछ और रिलेशन यहाँ पर बनाते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स का मतलब आई था, मोमेंटम का मतलब पी था। क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब इम्पल्स का क्या फॉर्मूला था वो भी लिख लेते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला था हमारे पास आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखो आपको एक बात समझ में आएगी। अगर मैं इस पहली वाली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड हो गया आपके पास मोमेंटम। और फोर्स इंटू टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी, और एफ इंटू टी किसके इक्वलेंट है, चेंज इन मोमेंटम। ये रिलेशन बनेगा आपका, ठीक है। ये रहा ना टी, एफ इंटू टी तो है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इक्वेशन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, देखो इस टी को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और फोर्स इंटू टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, और इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हो। तो आपका एक रिलेशन यहाँ पर बन जाता है, इम्पल्स दैट इज आई इज इक्वल टू अ चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेट हैं। फोर्स को आप क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स को आप क्या लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम का खुद का एक रिलेशन बन गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू अ चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी जगह आपने इम्पल्स निकाल लिया, इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया वहां पर। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ही क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई ग्राफ बना दिया गया, ग्राफ दिया है, किस किस के बीच में ग्राफ दिया है, इम्पल्स फ्रॉम फोर्स और टाइम पीरियड का कोई ग्राफ दे दिया गया हो। लेट सपोज जैसे आपके पास एक एक्सेस पे आपको फोर्स बना दिया और दूसरे एक्सेस पे आपके पास टाइम पीरियड है। ये कोई ग्राफ बना दिया आपके पास फोर्स और टाइम पीरियड का। यहाँ टी इक्वल टू 2 है और यहाँ पर एफ इक्वल टू 5 न्यूटन है। तो ये जो ग्राफ आपका बना है, ये किस किस के बीच का ग्राफ है, फोर्स और टाइम पीरियड के बीच का। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस एरिया को, एरिया कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज अ 10 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये जो एरिया आया डियर स्टूडेंट, फोर्स और टाइम पीरियड का अगर कोई ग्राफ बना हुआ है तो इसका एरिया आपको क्या देगा, या तो इम्पल्स देगा। इम्पल्स कितना आ गया, 10 न्यूटन इंटू सेकेंड, और इम्पल्स ही किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। समझ नहीं आया। अगर हमारे पास फोर्स और टाइम पीरियड का ग्राफ दिया हुआ है तो उससे अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया मुझे किसकी वैल्यू देगा, इम्पल्स की। वो किसकी वैल्यू देगा, इम्पल्स की। इम्पल्स का मतलब वो आई की वैल्यू दे रहा है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये समझ में आया, ये समझ में आया। अगर मेरे पास इम्पल्स आ गया, इसका मतलब अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ा है कि इम्पल्स किसके बराबर है, मेरा इम्पल्स किसके, ये आई किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो अगर मेरे पास इम्पल्स आ गया तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम भी आ गया। वो भी कितना होगा, 10 न्यूटन इंटू सेकेंड। आया समझ में। यस सर। अगर मतलब कहने का क्या है, जैसे मुझे किसी ने बताया कि इसका एरिया जो है वो इम्पल्स बताता है, लेकिन मुझे ये पता है इम्पल्स और क्या बताता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी बताता है। तो दोनों चीजें आ गई ना मेरे पास। तो जिसकी मुझे जरूरत होगी, जो मुझसे पूछा जाएगा वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे इसमें बॉडी का मास आपको दे दिया गया है 2 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी जाए 0। तो देखो अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपके पास, एम वी माइनस एम यू, ठीक है। एम कॉमन आ गया, वी माइनस यू। अब ये पूरा एक्सप्रेशन ही तो चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब जो गिवन कंडीशन से उससे मैं क्या निकाल सकूं, देखो एम मेरे पास 2 दे रखा है, यू मेरा 0 है। एम मेरे पास 2 दे रखा है और यू मेरा 0 है, तो मैं इससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो यू वी इक्वल टू कितना आ गया, 10/2 बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे यूज आएगा ये एक्सप्रेशन। मतलब मुझे क्या, मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाल,
बेटा ये ग्राफ है फोर्स और टाइम पीरियड का, ठीक है। इस एरिया से हमने क्या निकाला, इम्पल्स निकाला, जो कि 10 न्यूटन इंटू सेकेंड आया, हाँ कि ना। और ये किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, ये लिख रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें मेरे को मास 2 किलोग्राम दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी, तो मैं v निकाल सकता हूं, तो v कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे अ स्पीड ऑफ अ टोटोइज, टोटोइज है हमारे पास एक, और एक खरगोश है हमारे पास, दोनों की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ टोटोइज तो है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ हेयर दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ हेयर और मास ऑफ टोटोइज, मास ऑफ टोटोइज दे रखा है 10 किलोग्राम और मास ऑफ हेयर दे रखा है आपको 3 किलोग्राम। अब मोमेंटम निकालो दोनों का, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ अ टोटोइज इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास 10 वेलोसिटी 2, कितना आ गया 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। यहाँ पर मोमेंटम ऑफ हेयर इज इक्वल टू 5 इंटू 3, कितना आ गया 15 न्यूटन इंटू सेकेंड। किसका मोमेंटम ज़्यादा है, टोटोइज का मोमेंटम ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, मोमेंटम ऑफ अ टोटोइज ग्रेटर देन ऑफ अ मोमेंटम ऑफ हेयर। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन और हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास, मास दे रखा है हमारे पास कितना 20 किलोग्राम, स्पीड डिक्रीज हो गई कहां से कहां 20 से 5, तो इनिशियल होगी 20 और v हो गई 5 इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और डिस्टेंस कितना है हमारा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हुआ है सब कुछ 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स निकालने, क्या मेरे पास मास है, हाँ मेरे पास मास है, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन मैं इस इक्वेशन से लगाऊंगा v u और s। कौन सी इक्वेशन सुटेबल लगती है यहाँ पर, जिससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी, फर्स्ट में तो टाइम आता है, थर्ड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर का मतलब 25 और यू स्क्वायर का मतलब 400 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, कितना दे रखा है 100, ये 400 इधर जाएगा तो इधर माइनस का कितना हो जाएगा 25 माइनस 400 इज इक्वल टू 200, क्योंकि 2 और 100 को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ए, ये हो गया माइनस का 375 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 से 1 टाइम, 2 से 8 टाइम, फिर एक बचेगा 2 से 7 टाइम, फिर एक बचेगा 2 से 5 टाइम, डिवाइडेड बाय 100, 2 से डिवाइड किया है अभी। फिर हमारे पास कितना बचा, 2 बार 0 लगेगी तो 1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास। अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम है, तो m तो आ गया 20, a कितना आ गया 1.875, तो कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 18.75 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 37.5 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। आएगा माइनस का, ये ध्यान रखिए एक्सेलरेशन भी माइनस का आएगा, पर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड लिखें बिल्कुल, तो माइनस का 37.5 न्यूटन फोर्स आ जाएगा यहाँ पर। इसमें कैसे आएगा, कहाँ पर नहीं आया बताओ, माइनस का तो एक्सेलरेशन आएगा। तो F बराबर ma तो होता है,